बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी रिपोर्टिंग के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे रिपोर्टिंग से आगे एक नए टॉपिक के ऊपर, और वो है हमारे पास इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स इज बेसिकली, जब मैनेजमेंट बिजनेस करती है ना, तो हम बड़ी आसानी से देख रहे होते हैं कि मैनेजमेंट सेल कर रही है, मैनेजमेंट परचेजेस कर रही है, मैनेजमेंट लोगों को सैलरीज दे रही है, मैनेजमेंट लोगों से अपने परचेजिंग कर रही है तो लोगों को पैसे दे रही है, कस्टमर को सेल कर रही है तो पैसे ले रही है। तो हम तो ये बड़ी आसानी से देख रहे होते हैं कि मैनेजमेंट ये सारे काम कर रही है। लेकिन क्या ये सारे काम करना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। जब ये काम, एक काम की बात आती है ना, लेट से सेल करना, तो इसमें बहुत सारे मसले निकल के आ जाते हैं। क्या मसले सर? मसले सर ये निकल के आएंगे कि कहीं सेल ऐसे बंदे को ना कर दिया जाए जो पैसे बाद में ना दे। ऐसा हो सकता है, तो ये एक रिस्क है। अब ये सारे मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। तो सर क्या मसला है कि हो सकता है मैं सेल तो करूं, लेकिन पता चले मैं जज्बाती होकर हर बंदे को सेल कर दूं और बाद में मुझे पैसे ना मिले। तो सर मसला क्या है कि किसी ऐसे बंदे को सेल करो जिससे बाद में पैसे मिलने के भी इम्कान हो। हाँ, अगर आप कैश पे सेल कर रहे हो जैसे दुकानें होती हैं, तो वो तो आप किसी को भी सेल करो, मसले की बात नहीं है। दूसरा मसला सर हो सकता है कि जो बंदा सेल कर रहा है बैठा हुआ, वो अपने जानने वाले को कम पैसों में सेल कर दे, उसे इतने इख्तियार मत दो प्राइस डिसाइड करने का। तो आप एक हल निकालेंगे, उसका इंटरनल कंट्रोल बनाएंगे कि देखो प्राइस सिर्फ यही होगी जो तय हुई हुई है। अच्छा सर, और क्या रिस्क हो सकता है? सर रिस्क ये है कि शायद कस्टमर पैसे देकर जाए चीज खरीदने के बाद, और वो पैसे जो कैश वाला बंदा है वो अपनी जेब में रख ले, वो फ्रॉड कर ले। इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम ये करेंगे कि वो आपने देखा होगा कि मार्ट्स वगैरह पे एक जो मशीन लगी हुई होती है कैश की, वो तभी खुलती है जब आप एक इनवॉइस बनाते हैं। जैसे ही आपने इनवॉइस बनाई, वो मशीन खुलती है, उसमें आप पैसे रखते हैं, और वो मशीन वापस से बंद हो जाती है। और आखिर में जाते हुए बंदा हिसाब देकर जाएगा कि हमने उसको कितने पैसे दिए थे, और उसने हमें रिटर्न में कितने पैसे दिए, और जितनी इनवॉइसिंग हुई, तो हम उससे पूरी एक रिकंसिलिएशन ऑब्टेन करेंगे। तो इस तरह के कुछ कंट्रोल्स आप लगाते हैं डिफरेंट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। अब ये रिस्क हर एक एरिया से निकल के आ रहे होते हैं। मैंने आपको सेल्स की एग्जांपल दी। परचेज पे मूव करेंगे हम, परचेज पे मुख्तलिफ तरह के मसले निकल के आएंगे कि आपने चीज ऐसे बंदे से मंगवा ली जिसकी क्वालिटी सही नहीं थी, तो सर मंगवाते हुए क्वालिटी देखनी है। सर हो सकता है जो चीज ऑर्डर करने वाला है, हमने जिसको इख्तियार दिया कि यार जाकर 50 लैपटॉप खरीद लो, उसने वो 50 लैपटॉप अपने जानने वाले से महंगे खरीद लिए। उसने कहा खैर है कंपनी दे रही है, लो महंगे लो तुम। ऐसा हो सकता है ना? अब सोच रहे फ्रॉड कैसे करूंगा मैं। मैं मिसाल के तौर पे यूसुफ आदिल में होता हूँ, तो मुझे कहा फर्म ने कि यार आपकी जिम्मेदारी है 50 लैपटॉप खरीदो। मैंने कहा ठीक है। मैं आया लाइबा के पास, मैंने कहा लाइबा 50 लैपटॉप खरीदने हैं, आप बेचेंगे मुझे 50 लैपटॉप। लाइबा ने कहा ठीक है सर, हो जाएगा। अब एक लैपटॉप की कीमत थी 1 लाख रुपए, तो उसूलन इनवॉइस कितने की बननी चाहिए? 50 लाख की। मैंने कहा लाइबा से एक काम कर दें लाइबा, आप मुझे इनवॉइस बनाकर दें हर लैपटॉप की 1.5 लाख रुपए की। तो ऊपर कितने पैसे मिलेंगे हर लैपटॉप पे? 50,000 रुपए। 50 लैपटॉप के हिसाब से 25 लाख रुपए ऊपर मिलेंगे हमें। 25 लाख रुपए का प्रॉफिट। मैंने कहा 25 लाख में से 5 लाख आपके अलावा 20 लाख मेरे, क्यों? पैसे अप्रूव कराना मेरी जिम्मेदारी है। बात समझ आई? तो परचेजिंग में किस तरह कोई फ्रॉड कर सकता है बाहर वाले के साथ मिलके? तो इसके लिए एक तरीका होता है टेंडरिंग। मतलब आपने बाहर कम से कम 3 सप्लायर से एटलीस्ट, मिसाल दे रहा हूँ 3 की, हर कंपनी की अलग अलग होती है, तो कोई कंपनी 3, कोई कंपनी 5, आपने कम से कम 3 लोगों से रेट लेना है, और फिर उनमें बिडिंग करनी है कि भाई कौन हमें सबसे ज्यादा कम रेट ऑफर करेगा, हम उससे चीज खरीदेंगे। तो परचेज में इस तरह के मसले निकल के आएंगे। फिर पेमेंट करने की बारी आई। पेमेंट करने की बारी आई तो हो सकता है कि कंपनी के अकाउंट से पैसे निकल तो जाएं, लेकिन वो सप्लायर की जेब में ना जाए, बल्कि बंदा अपनी जेब, अपने अकाउंट में ले ले कि यार लो मैं सप्लायर को दे के आता हूँ। उसने आपसे 10,000 रुपए लिए सप्लायर को देने के नाम पे, और बाहर जाकर वो पैसे अपनी जेब में रखे, और सप्लायर के लिए एक एंट्री पास कर दी, कैश क्रेडिट और सप्लायर का अकाउंट डेबिट। अब जरा सोचें,
सप्लायर का अकाउंट डेबिट करा, कैश क्रेडिट करा, दोनों एंट्रीज तो बन गई, लेकिन सप्लायर का अकाउंट उसने अपने पास से डेबिट कर दिया, वहां पर तो सप्लायर के पास पैसे पहुंचे ही नहीं। तो जब मंथ एंड पर सप्लायर शिकायत करेगा कि भाई तुमने पैसे नहीं दिए इस महीने, तो पता चल जाएगा, झूठ खुल के आ जाएगा। तो इस तरह के मसले निकल के आएंगे। और मसला क्या हो सकता है सर? और मसला ये आ सकता है, और मसला ये आ सकता है कि लोगों ने आपने लोगों को सैलरीज देनी थी, तो शायद हम सैलरीज दे दें कुछ ऐसे लोगों को जो हमारे पास काम ही नहीं करते, घोस्ट एम्प्लॉयज। मतलब मैंने, जैसे आपने गवर्नमेंट स्कूल्स में अक्सर देखा हो, जो ये इंटीरियर साइड पे होते हैं, यहाँ पर टीचर्स अपॉइंटेड तो होते हैं मगर पढ़ाने नहीं आते, तो उनको सैलरी तो मिल रही है लेकिन कोई काम नहीं है, वो पढ़ा नहीं रहे। तो ये सब क्या है? घोस्ट एम्प्लॉयज हैं वो बेसिकली। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? तो आपने इस चीज को देखना है कि सैलरी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रही हो जो हकीकत में काम कर रहे हैं, जो हकीकत में काम कर रहे हैं। दूसरा मसला, सर हो सकता है कि सैलरी हम लोग दे रहे हो, सैलरी हम लोग पे तो कर रहे हो, लेकिन एम्प्लॉय ने काम किया है 100 घंटे, हम उसको पैसे दे रहे हैं 150 घंटे के, ज्यादा पे कर रहे हैं। सर हो सकता है सैलरी पे करने वाला पैसे एम्प्लॉय को दे ही ना, बल्कि अपनी जेब में रख ले। सर हो सकता है एक एम्प्लॉय को एक बार पैसे दे दिए, उसने आकर शिकायत कर दी मुझे तो पैसे मिले ही नहीं क्योंकि कैश में पेमेंट हुई थी, वो मुकर गया। हमने उससे क्या कंट्रोल लगाना है? हमने उससे सिग्नेचर ले लेने। तो इस तरह से आप लोग इंटरनल कंट्रोल्स लगा रहे होते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए इंटरनल कंट्रोल्स का, कि इंटरनल कंट्रोल्स लगाए क्यों जाते हैं? हर डिपार्टमेंट के अपने इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये होता है ताकि आपका डिपार्टमेंट एफिशिएंटली काम करे, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा क्यों होगा? सर जब एम्प्लॉय को एक ही दफा उसके हक के पैसे मिलेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। अगर एम्प्लॉय को हम दो दो दफा, तीन तीन दफा पे कर रहे होंगे उसके मांगने पर, तो कंपनी का प्रॉफिट खत्म हो रहा होगा। सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा हो, मतलब जो हकीकत है वही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में नजर आ रही हो। तो इन कंट्रोल्स के ये बेनिफिट्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखना है? हमने यहाँ पर ये देखना है कि कंट्रोल्स लगाते हुए क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। और फिर ये जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। क्या जिम्मेदारी है? कि इंटरनल कंट्रोल्स बनाना, फिर उनको इम्प्लीमेंट करवाना, फिर उनकी मॉनिटरिंग करवाना। ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। टू डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर द इंटरनल कंट्रोल्स, ये जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर की इंटरनल कंट्रोल्स को वेरीफाई करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो अपनी आसानी के लिए इंटरनल कंट्रोल्स पर काम करता है। तो इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिनेशन: द प्रोसेस डिजाइन्ड, implemented and maintained by management and those charged with governance to provide reasonable assurance about the achievement of the entity's objectives with regard to the reliability of the financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, and compliance and applicable laws and regulations। तो ये सारे objectives achieve करने के लिए मैं internal controls लगा लेता हूँ। अब इंटरनल कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? कंट्रोल इन्वायरमेंट, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है बेसिकली? कंट्रोल एनवायरनमेंट इज बेसिकली कि आपने अपनी एंटिटी के अंदर क्या एनवायरनमेंट बनाया हुआ है इंटरनल कंट्रोल्स का। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बाजाहिर तो बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हुए हैं लेकिन कोई उसे फॉलो नहीं कर रहा। मतलब इंटरनल कंट्रोल ये है कि जब भी कोई कस्टमर आएगा तो हम ये देखेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि हम एग्जाम देने जाते हैं, आई कैप के नहीं, यूजुअली ये जो बोर्ड वगैरह के होते हैं, तो हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मिलती है। अगर आप लोगों ने बोर्ड के एग्जाम दिए हो, फर्स्ट ईयर मैट्रिक इंटर के, तो हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मिलती है। उस सप्लीमेंट के ऊपर इन्विजिलेटर साइन करता है, देखा है आप लोगों ने? क्यों करता है वो साइन? ये कंट्रोल क्यों है? ये कंट्रोल क्यों लगाया हुआ है?
जवाब दें, ये कंट्रोल क्यों लगाया हुआ है? बिल्कुल इसीलिए लगाया हुआ है ये कंट्रोल, ताकि कोई अपने घर से अपनी आंसर शीट ना ले आए, लिखी भी ऑलरेडी, वो अपनी जेब में रखकर ऑलरेडी लिखी हुई आंसर शीट ना ले आए और लाकर सिर्फ अटैच कर दे। सिंपल सी बात है, पहले पेपर वाले दिन वो अपने पास से ले गया और दूसरे पेपर वाले दिन उसने वो भरी हुई आंसर शीट लाकर स्टेपल कर दी। तो इस वजह से ये इंटरनल कंट्रोल लगाया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल फॉलो नहीं किया जाए, क्या मतलब, साइन तो हो, मैं समझा नहीं किस तरह से ना हो। अब जरा गौर कीजिएगा, हो ये कि इन्विजिलेटर पहले तो आपको सारी पर्चियां बांट दे, ये लो सब सप्लियां लो अपनी अपनी, पूरा पेपर कर लिया। आखिर में जब सबने अपने अपने पेपर सबमिट किए, तो वो पेपर मैंने तो वो सब अपने अपने पेपर जो हैं वो आखिर में बैठकर सबके ऊपर साइन कर दे, तो आखिर में सबके ऊपर साइन कर दे। तो इससे इस कंट्रोल का मकसद ही फौत हो गया, इस कंट्रोल का मकसद ही फौत हो गया। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है इस बात का कि कंट्रोल हमने लगाया था इस मकसद के लिए कि ऐसी शीट्स जो कोई अपने घर से लेकर आया है वो अटैच ना हो जाए। यहाँ पर अगर कोई घर से लाया भी होगा तो आखिर में एग्जामिनर ने साइन कर दिया, इन्विजिलेटर ने साइन कर दिया उसके ऊपर। कंट्रोल का मकसद तो फौत हो गया। असल में कंट्रोल का मकसद क्या था कि जब भी कोई सप्लीमेंट यूज करेगा वो उसके ऊपर साइन करेगा और बच्चा उसे वहीं के वहीं यूज करेगा। अगर सप्लीमेंट बच गई तो एग्जामिनर उससे वापस ले लेगा। इस तरीके से ये कंट्रोल काम कर रहा होता है। तो अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट ही ना बनाया जाए कि आपने कंट्रोल्स को फॉलो करना है, तो कंट्रोल्स का मकसद ही फौत हो जाएगा। General attitude towards internal controls by management and those charged with governance. Following are the elements of internal control: participation by those charged with governance, commitment to competence, HR policies and practices, communication and enforcement of integrity and ethical values, organization structure, assignment of authority and responsibility। तो ये कुछ कंट्रोल एनवायरनमेंट है, अगर ये काम हम लोग करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास कंट्रोल एनवायरनमेंट स्टेब्लिश हो जाएगा। फिर मेरे पास एक चीज है, दैट इज एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ये क्या होता है? एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है? एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज बेसिकली कि हर एंटिटी के लिए मुख्तलिफ रिस्क है। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको कहा कि ऑथराइज्ड नहीं, मैंने आपको कहा कि पैसे रिसीव करते हुए रिस्क है। मुझे एक बात बताएं, अगर एक बिजनेस इस तरीके से चल रहा है कि कस्टमर आता है, पैसे देता है और चीज ले जाता है, तो क्या वहां पर पैसे रिसीव करने में कोई रिस्क होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये तो बात ही खत्म हो गई कि कोई ऐसा कस्टमर ना हो जिसने कोई ऐसा कस्टमर ना हो जो पैसे ना दे सके बाद में। तो क्या वहां पर ये ऑथराइज्ड कस्टमर वाला इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो रिस्क वेरी कर रहा होगा, रिस्क वेरी करेगा तो उसके साथ साथ इंटरनल कंट्रोल्स भी वेरी कर रहे होंगे। Identify business risk relevant to financial reporting objective. Estimate the significance. Assess the likelihood of occurrence. Action to address those risks. आपने ये देखना है कि असल में रिस्क कहाँ है बिजनेस के अंदर। और फिर यहाँ पर भी वो यही बात करें कि बिजनेस रिस्क निकालेंगे और उससे पता चलेगा आपको कि कंट्रोल्स में कहाँ कहाँ मसले निकल के आ सकते हैं। Risk can arise due to circumstances such as change in operating environment, new personnel, rapid growth, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो कोई भी नई चीज आएगी जब, तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड रिस्क निकल के आ रहा होगा। देन आप उस रिस्क को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, कोई ना कोई इंटरनल कंट्रोल लगा रहे होंगे। अब मैं जाता हूँ बैंक की तरफ, तो बैंक में मुख्तलिफ इंटरनल कंट्रोल होंगे। वहां पर रिस्क ये है कि सर शायद लोग जो है वो लोन लेकर चले जाएं, बाद में वापस ना करें, तो आपको उसके ऊपर काम करना है, उस हिसाब से कंट्रोल्स लगाने हैं। सर हो सकता है कि बैंक में जो वो बैंक का टेलर बैठा हुआ है वो बिल जमा तो करे,
लेकिन पैसे बैंक को ना दे बल्कि अपनी जेब में रख ले। सर हो सकता है वो कस्टमर से ओवरचार्ज कर रहा हो। इस तरह के रिस्क निकल के आएंगे कि आपने कहां पर आपके बिजनेस में गुंजाइश है जिससे कोई फ्रॉड कर सकता है, या प्रॉफिट हिट हो सकता है, या फिर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑपरेशंस की खराब हो सकती है। तो आपने उन चीजों को मिटिगेट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल्स एस्टेब्लिश करने हैं। तीसरी चीज जो आप कंसीडर करेंगे कंट्रोल्स के लिए, आपसे मुराद मैनेजमेंट। वो क्या, इंफॉर्मेशन सिस्टम। The auditor shall obtain an understanding of the information system including related business process including the following areas। अब यहां पर वो किसकी बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कि अब मैनेजमेंट ने यहां तक इंटरनल कंट्रोल्स लगा लिए, अब तीसरा काम इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ऑडिटर ने करना है। क्या मतलब, उसने आकर ये देखना है कि किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है, किस तरीके से डिपार्टमेंट काम कर रहा है। मिसाल लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट की, तो सेल्स डिपार्टमेंट में किस तरीके से सेल्स शुरू होती है और आखिर में कैसे एक एंट्री रिकॉर्ड होती है, ये पूरा एक प्रोसेस है। एक और एग्जांपल लेते हैं, पेरोल, सैलरीज मिलती है लोगों को। तो हमने तो बड़ी आसानी से बज़ाहिर देख लिया कि भाई यहाँ पर 10 एम्प्लॉयज हैं, 30 तारीख आई, इन 10 के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, कितना आसान काम है। हकीकत में ये जो बंदा होता है पेरोल प्रोसेस करने वाला, उसकी जिंदगी हराम हुई हुई होती है आखिर के दिनों में। क्यों? क्योंकि होता क्या है, सबसे पहले उसे एचआर वाला ये बताता है कि इस महीने कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए, मतलब लाइबा ने कितनी छुट्टियां की और हारिस ने कितनी छुट्टियां की, मुनीब कितने दिन आया कितनी छुट्टियां की। फिर उसके बाद वो इन छुट्टियों को अकाउंट फॉर करता है। फिर अगर किसी ने लोन एडवांस सैलरी में से लिया हुआ है, उसको अकाउंट फॉर करता है। प्रोविडेंट फंड के डिडक्शन करता है। इनकम टैक्स जो जमा करवाना होता है उसकी डिडक्शन करता है। फिर अगर कोई मेडिकल या इस तरह के बेनिफिट्स हैं उनकी डिडक्शन करता है। कोई न्यू एम्प्लॉयज आए हैं तो किसको सैलरी देनी है किसको सैलरी नहीं देनी, इनकी वर्किंग करता है। तो ये 10 अलग अलग वर्किंग्स करता है। फिर मैं जो अभी रिसेंटली देख कर आया हूँ उसका बता रहा हूँ, इन 10 शीट्स पर अलग अलग वर्किंग्स करता है, इनको वेरीफाई करता है, डबल चेक करता है, और फिर इसको अपलोड कर देता है इनके सिस्टम के ऊपर। उस सिस्टम पर सिस्टम उन चीजों को वेरीफाई करता है। सिस्टम को अगर कहीं ग्लिच या एरर नजर आता है वो वहीं पे एरर दे देता है, मना कर देता है। फिर वो बंदा दोबारा उस पर वेरिफिकेशन करता है। उसके बाद जब सिस्टम उसे ओके करता है, देन वो सैलरी आगे प्रोसेस करता है बैंक अकाउंट को, वो बैंक को ट्रांसफर करता है वो पूरी लिस्ट। देन बैंक उसको, अच्छा एक और चीज, बैंक को ट्रांसफर करने से पहले भी, इससे पहले इनका एक हेड ऑफ फाइनेंस है, वो उसको अप्रूव करता है कि हाँ भाई पेरोल चला दो। फिर वो जो हेड ऑफ फाइनेंस अप्रूव करता है तो फिर बैंक में ये लिस्ट जाती है और बैंक उन रेलेवेंट बंदों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है। तो इस लंबे तरीके से, मतलब ये 2-3 दिन का काम होता है पूरी पेरोल चलाने का। तो अब अगर मुझे ये समझना है कि पेरोल चलती किस तरीके से है, सेल्स होती किस तरीके से है, परचेजिंग होती किस तरीके से है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मुझे उसके लिए मुझे उसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा पेरोल वाले के पास और बोलना पड़ेगा मुझे शुरू से बताओ कि किस तरीके से एचआर वाला जब तुम्हें लिस्ट भेजता है और तुम क्या क्या काम करती हो। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है कि उसको इस पूरे की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होती है। उसको ये देखना है कि क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म हो रहे होते हैं ट्रांजैक्शन को शुरू करने में, प्रोसेस करने में, रिकॉर्ड करने में। रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो कि यूज हो रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में क्या प्रोसेस यूज हो रहा होता है, कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज, और फिर वो जो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड हो रही हैं वो कितना सही रिकॉर्ड हो रही हैं। क्योंकि सोचें, अगर जर्नल एंट्रीज ही गलत रिकॉर्ड हो रही हो, अगर जर्नल एंट्रीज ही गलत रिकॉर्ड हो रही हो, तो क्या आपके पास बैलेंस शीट सही आ रही होगी। जब बैलेंस शीट ही सही नहीं आ रही होगी तो आप तो बड़ा मजे से कह रहे होते थे, दीज एफएस हैज बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। तो अगर वो जर्नल एंट्री सही नहीं है तो आखिर में पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही खराब हो रही होंगी। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोग क्या करते हैं, वॉक थ्रू करते हैं। आप लोग पूरे प्रोसेस की एक वॉक थ्रू लेते हैं, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक कहते हैं मुझे चलाओ इसके अंदर, मुझे एक सेल रिकॉर्ड करके दिखाओ। आप जाकर बोलते हैं भाई ये लो, मेरा नाम मुनीब अख्तर है और मैंने तुमसे ये 100 रुपए की चीज खरीदी, अब मुझे बताओ कि तुम कैसे इसको अकाउंट फॉर करोगे। तो फिर वो आपको पूरी चीज करके दिखाता है। द प्रोसेस थ्रू विच above अंडरस्टैंडिंग इज obtained is called walkthrough. Walkthrough testing involves the auditor selecting a small sample of transactions and
following them through the various stages in their processing in order to establish whether his understanding of the process is correct। तो आप मैनेजमेंट के बंदे को कहते हैं भाई मुझे पूरे का पूरा वॉक थ्रू दिखाओ कि किस तरीके से वेरियस स्टेजेस से आप लोग इस एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब आपको एक पूरा वॉक थ्रू मिलता है तो फिर आपको पता चलता है कि किस किस जगह पर क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज होनी चाहिए और क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज मौजूद हैं। जैसे जैसे कि हमने ये देखा कि एक ही बंदा ही सारे काम कर रहा है, तो क्या इसके काम को कोई वेरीफाई कर रहा है? मैंने कहा नहीं, कोई वेरीफाई नहीं कर रहा। फिर उसने कहा नहीं नहीं सर, वो फाइनेंस हेड होता है जो मेरे काम को वेरीफाई करता है, डबल चेक करता है। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा यार हो सकता है एचआर वाले ने कुछ गलत कैलकुलेशन करके गलत छुट्टियां लगा ली हो। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एचआर में भी दो बंदे वेरीफाई कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है? कंट्रोल एक्टिविटीज आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अदर देन कंट्रोल एनवायरनमेंट यूज टू इंश्योर दैट एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। तो क्या पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए, क्या पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट की, किस मकसद के लिए? एंटिटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज हो सकती हैं? एक कंट्रोल एक्टिविटी होती है ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल। ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल क्या मतलब? मतलब ये कि आपने मुझे कहा सर हो सकता है कि हम सेल कर दें किसी ऐसे बंदे को जिसको सेल नहीं करनी थी, जिसको सेल नहीं करनी थी, या फिर हम सेल कर दें डिस्काउंटेड प्राइस पे, अननेसेसरी डिस्काउंट। 1000 रुपए की चीज थी और हमने बेच दी 500 रुपए की। अब ये हमने अपनी मर्जी से कैसे बेची, किसकी इजाजत से बेची? तो इसके लिए कोई ना कोई अप्रूवल का सिस्टम होना चाहिए। वो बोल देगा सामने से सर वो एक पुराना कस्टमर आया था। अब हम कैसे वेरीफाई करें पुराना कस्टमर था या नहीं था? तो हमने एक कंट्रोल लगाया कि चलो भाई, अब तुम्हें जब भी किसी को डिस्काउंट देना होगा ना, तो तुम अपने सीनियर से अप्रूवल लोगे, तुम अपने सीनियर से अप्रूवल करवाओगे। तो मैंने ये कंट्रोल लगा दिया। अच्छा, एक और चीज, सर मैंने कहा कि कस्टमर पेमेंट करता है, कस्टमर पेमेंट कर रहा होता है तो क्या तरीका होता है समझिएगा। जब कस्टमर मुझे 1 लाख रुपए भेजेगा ना, तो मैं क्या करूंगा, उस 1 लाख रुपए को रिकॉर्ड करूंगा, उस 1 लाख रुपए को रिसीव करूंगा, रिसीविंग पे साइन कर दूंगा, और एक एंट्री पास करूंगा कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ये कंट्रोल समझ में आया? कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, और दूसरी तरफ मैं कैश को रिसीव कर लूंगा अपने हाथ में। अब अगर ये काम मैं खुद करूंगा तो जरा सोचें क्या मसला है। मसला ये है कि पैसे 1 लाख रुपए रिसीव हुए, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने उस 1 लाख में से 10,000 रुपए अपनी जेब में रखे, 90,000 रुपए कंपनी के गुल्लक में डाल दिए, 90,000 रुपए कंपनी के गुल्लक में डाल दिए। एंट्री कितने से बनाई? 90,000 से। कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। अब मुझे एक बात बताएं, अब मुझे एक बात बताएं, क्या इससे एंटिटी के अकाउंट्स में कोई मसला आएगा? मेरे पास 1 लाख रुपए का कैश आया, मेरे पास 1 लाख रुपए का कैश आया। मैंने इस 1 लाख रुपए के कैश में से 10,000 रुपए पॉकेट में रख लिए, और 90,000 रुपए कंपनी के अकाउंट में दे दिए। और एंट्री क्या रिकॉर्ड करी? एंट्री रिकॉर्ड करी कि कैश डेबिट 90,000 से और रिसीवेबल क्रेडिट 90,000 से। ये तो परफेक्ट फ्रॉड हो गया। क्योंकि अगर मैं, सोचिएगा जरा, अब आप लोग ये बात सोच सकते हैं क्योंकि हम लोग FAR 1 अकाउंटिंग बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। अगर मैं एंट्री भी ये बनाता 10,000 चोरी करने के बाद, कैश डेबिट 1 लाख और रिसीवेबल क्रेडिट 1 लाख, तो एक बहुत बड़ा मसला आता। वो ये कि जब बैंक रिकंसिलियेशन बनती तो हकीकत में कैश कितना होता? 90,000 का, और नजर कितना आ रहा होता? 1 लाख रुपए। तो वहां से मेरी चोरी पकड़ी जाती। लेकिन अगर मैं कैश ही 90,000 से डेबिट कर दूं और रिसीवेबल 90,000 से क्रेडिट कर दूं, तो सर कोई मसला ही नहीं हुआ ना, फिर तो पक्का फ्रॉड हो गया। इस चीज को
ओवरकम करने के लिए हमने एक अदद इंटरनल कंट्रोल लगाया। वो इंटरनल कंट्रोल क्या है? वो इंटरनल कंट्रोल ये है, एक बंदा कैश रिसीव करेगा, एक बंदा कैश रिसीव करेगा और दूसरा बंदा एंट्री रिकॉर्ड करेगा। दूसरा बंदा एंट्री रिकॉर्ड करेगा। एक बंदा कैश रिसीव कर रहा होगा और दूसरा बंदा एंट्री रिकॉर्ड कर रहा होगा। इस चीज को क्या कहते हैं यहाँ पर? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तीसरी चीज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सर, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोसेस किस तरीके से कर रहा है? जैसे आपने कहा आपने कहा कि एचआर वाला एक लिस्ट बनाता है एम्प्लॉयज की, और वो किसको भेज देता है? पेरोल वाले को। पेरोल वाले को भेज देता है। अब ये इंफॉर्मेशन इस जगह से इस जगह पर जा रही है किस तरीके से? ये इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस हो रही है? क्योंकि मसला क्या है सर, हो सकता है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हुए कोई बंदा बीच में से फ्रॉड कर ले या कोई गलती हो जाए जिसकी वजह से काम खराब हो जाए। तो आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है। तीसरी चीज, फिजिकल कंट्रोल। अगर कोई फिजिकल एसेट है तो उसके ऊपर आपके क्या कंट्रोल्स हैं? मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री के ऊपर फिजिकल कंट्रोल्स की जरूरत है। वहां पर सिर्फ ऑथराइजेशन अप्रूवल से काम नहीं चलेगा, वहां पर सिर्फ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी से काम नहीं चलेगा, वहां पर सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से काम नहीं चलेगा। अगर मेरे पास इन्वेंट्री मौजूद है तो इन्वेंट्री वेयरहाउस की चाबी हर बंदे के पास नहीं होनी चाहिए। उस इन्वेंट्री वेयरहाउस में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। अगर बैंक है तो बैंक का जो वोल्ट होता है ना, उस वोल्ट में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती, जहां पर पैसे रखे हुए होते हैं। उस वोल्ट में सिर्फ स्पेसिफिक बंदे जा सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, और वो भी ब्रांच मैनेजर की निगरानी के अंदर। तो कुछ फिजिकल कंट्रोल्स आपको लगाने पड़ेंगे। और क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं सर? परफॉर्मेंस रिव्यू। परफॉर्मेंस रिव्यू के ओवर द पीरियड आप ये देख रहे होंगे कि किस बंदे की क्या परफॉर्मेंस रही और क्या उसमें से रिव्यू निकल के आ रहा होता है। तो परफॉर्मेंस रिव्यू आप लोग कर रहे होंगे ताकि पता चल सके पता चल सके कि काम सही से हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। एक बार once the auditor performed walkthrough, he identified various controls. Auditor needs to assess the design and implementation of those controls. एक बार जब ऑडिटर वॉक थ्रू कर लेगा, उसके बाद वो ये देखेगा कि किस जगह पर किसी कंट्रोल की जरूरत थी नहीं थी, कोई ऐसी चीज है या नहीं। The degree of effectiveness of an internal control system will depend on the following two factors: the design of the internal control system and the individual internal controls. Is the control system able to prevent material misstatement, or is it able to detect and correct material misstatement if they occur? तो क्या आपके इंटरनल कंट्रोल्स इस काबिल हैं कि वो इंटरनल कंट्रोल्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने से प्रिवेंट कर सकें और सही वक्त पर डिटेक्ट या करेक्ट कर सकें? क्या आपके इंटरनल कंट्रोल्स इस काबिल हैं या नहीं? ये सारे काम करने के बाद तीसरा काम आप क्या करेंगे? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। It is important within an internal control system that management should review and monitor the operations of the controls on a systematic basis to satisfy themselves that the controls remain adequate and that they are being applied properly, relevant to the preparation of the financial statements. ISA 315 requires the auditor to obtain an understanding of the monitoring process. तो देखिए, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल्स को बनाना, इम्प्लीमेंट करना, और फिर उनकी जिम्मेदारी है कि उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना कि क्या इंटरनल कंट्रोल्स सही से चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। वरना सोचें, इंटरनल कंट्रोल्स बनाए हुए, इम्प्लीमेंट कराए हुए, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं हो रही,
तो अगर इंटरनल कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग नहीं हो रही, जब इंटरनल कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग नहीं हो रही, तो क्या सामने वाला बंदा इंटरनल कंट्रोल्स करेगा? नहीं करेगा। आप उसे कहेंगे कि भाई किसी को सेल करने से पहले ऑथराइज्ड कस्टमर लिस्ट देखा करो कि किस बंदे को सेल करनी है, किस बंदे को सेल नहीं करनी। पता चला वो बंदा ही देखता ही नहीं है। उसने कहा यार खैर है, बोल दिया, कौन वेरीफाई कर रहा है आकर। तो जब आपके ऊपर कोई बंदा खड़ा हुआ वेरीफाई नहीं कर रहा होगा, मॉनिटरिंग नहीं कर रहा होगा, तो आप भी काम नहीं करेंगे। अगर आज मैं आप लोगों से पूछना छोड़ दूं कि क्या कल वाला सवाल किया या नहीं किया, तो शायद आप लोग भी सवाल करना ही छोड़ दें। बात समझ में आई? तो मॉनिटरिंग इस वजह से जरूरी है। ये था इंटरनल कंट्रोल्स का एक ओवरव्यू। अब हम लोग हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कहाँ पर किस इंटरनल कंट्रोल को होना चाहिए उस बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार इसे रीड करें। तो सबसे पहली चीज है हमारे पास, सबसे पहला अभी जो हम डिपार्टमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट, अब सेल्स डिपार्टमेंट में सबसे पहले समझिएगा कि क्या क्या मसला है। सेल्स डिपार्टमेंट में होता यह है सबसे पहले कि एक डिपार्टमेंट होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है क्या? ऑर्डर्स लेना। कस्टमर सबसे पहले यहाँ पर आता है, वो क्या करता है? ऑर्डर प्लेस करता है यहाँ पर। फिर उसके बाद एक डिपार्टमेंट होता है वेयर हाउस डिपार्टमेंट। वेयर हाउस डिपार्टमेंट, इसकी जिम्मेदारी होती है गुड्स सप्लाई करना। तो कस्टमर पहले यहाँ पर जाता है, ऑर्डर प्लेस करता है, फिर यहाँ जाता है, अपनी मर्जी का सामान लेता है जो भी उसे चाहिए होता है, जो भी उसने ऑर्डर प्लेस किया होता है। फिर तीसरा डिपार्टमेंट होता है, वहां पर जाकर पैसे पे करता है, दैट इज अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पैसे पे करता है। और फिर तीसरा डिपार्टमेंट होता है दैट इज फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो कि एंट्री रिकॉर्ड करता है कि कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब अगर बिजनेस में थोड़ी चेंजिंग आ जाए, बिजनेस में थोड़ी चेंजिंग आ जाए, लाइक क्रेडिट पर सेल हो रही है, तो क्रेडिट पर सेल होने के केस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट फौरन से कस्टमर से पैसे नहीं लेगा, बाद में लेगा। तो एक एंट्री इस वक्त रिकॉर्ड होगी, सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, और फिर जब पैसे आ जाएंगे तो दूसरी एंट्री रिकॉर्ड होगी। तो इस तरीके से सेल्स डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है, एक नॉर्मल सेल्स डिपार्टमेंट। अगेन मैंने बताया कि ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर रहा होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या नॉर्मल रिस्क निकल के आ सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में। तो एक सबसे पहले जो आपके पास रिस्क निकल के आ सकता है वो ये है कि शायद कस्टमर्स आर नॉट ऑथराइज्ड। कस्टमर्स आर नॉट ऑथराइज्ड, क्या मतलब? कस्टमर्स आर नॉट ऑथराइज्ड का मतलब, आप लोग मुझे एक बात बताएं, यूनिलीवर, यूनिलीवर फूड्स की बात करें, पी एंड जी, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर की बात करें, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्या आप लोग डायरेक्टली इनसे जाकर गुड्स खरीद सकते हैं? शील्ड कॉर्पोरेशन की बात करें, इन कंपनी से क्या आप लोग जाकर गुड्स खरीद सकते हैं? क्यों नहीं खरीद सकते? इस वजह से नहीं खरीद सकते आप लोग, अगर आप लोग इनसे गुड्स खरीदने जाएंगे तो आपको घुसने भी नहीं देंगे। बोलेंगे भाई बात सुनो, हमारे से गुड्स खरीदने के लिए आपको सबसे पहले तो, क्योंकि हम देते हैं आपको लाखों की गुड्स, तो आपको सबसे पहले हमारे पास कुछ अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट पे रखवाना है। आपने हमें कम से कम 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने में साल दे रहा हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद आप हमारे पास एक अकाउंट खुलवाएंगे अपना, तो आपकी पूरा हिसाब किताब चलेगा कि आप हर महीने इतने की गुड्स खरीद रहे हैं हमसे, क्योंकि ये कंपनीज आपको इतना बेनिफिट देती हैं, आपको डिस्काउंट भी देंगी, आपको डिफरेंट ऑफर्स भी देंगी। फिर उसके अलावा अगर आपकी गुड्स नहीं बिकी तो आप वापस भी कर सकते हो लाकर, अगर एक्सपायर हो गई। तो आपको जब इतना बेनिफिट दे रही हैं तो फिर इतनी आसानी से तो आपको अपना कस्टमर नहीं बनाएंगी। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का कस्टमर बनना आसान नहीं होता। तो अब सोचें यूनिलीवर के पर्सपेक्टिव से कि रिस्क क्या है। रिस्क ये है कि शायद आपने किसी ऐसे कस्टमर को सेल कर दी जो कि ऑथराइज नहीं था। हमारा कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि कस्टमर शुड बी ऑथराइज्ड।
हमेशा सेल उस बंदे को होनी चाहिए जो यूनिलीवर का ऑथराइज्ड कस्टमर है। अब इसके लिए क्या कंट्रोल एक्टिविटी परफॉर्म करूं? एक सिंपल सा काम करता हूं। जब भी मुनीब अख्तर का इरादा होगा, मतलब मिसाल लेते हैं मुनीब अख्तर का इरादा है हमारा कस्टमर बनने का, तो मुनीब अख्तर हमारी कंपनी की एक आईडी है उस पर अप्लाई करेंगे, हम उनको अपना कस्टमर बना लेंगे और उनका नाम अपनी एक लिस्ट में इंक्लूड कर देंगे। वो लिस्ट हर सेल्स पर्सन के पास होगी। किसके पास होगी? हर सेल्स पर्सन के पास। हर सेल्स पर्सन के पास। तो जब भी कोई कस्टमर आएगा, जब भी कोई कस्टमर आएगा तो फौरन से ये सेल्स पर्सन पूछेगा उससे कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी कस्टमर आईडी या तुम्हारा सीएनआईसी, कुछ भी मुझे बता दो। कंपनी है तो कंपनी का आईडी। तो मुझे कुछ भी एक फॉर्म फिल करके दे दो। जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो सेल्स पर्सन आपकी ये जो डिटेल्स है ये उस लिस्ट के अंदर, कौन सी लिस्ट? ऑथराइज्ड कस्टमर लिस्ट में चेक करेगा कि क्या मुनीब अख्तर मेरे ऑथराइज्ड कस्टमर है या नहीं। हाँ हाँ सर हैं। ठीक है, गुड, इनको सेल कर दो, इनको सेल कर दो। नहीं नहीं सर, आप मेरे ऑथराइज कस्टमर नहीं है। तो फिर आगे क्या होगा? आगे वो आपकी सेल ही प्रोसीड नहीं करेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होना चाहिए? इंस्पेक्ट सेल्स ऑर्डर एंड ट्रेस द नेम ऑफ कस्टमर्स टू ऑथराइज्ड कस्टमर लिस्ट। अब जरा गौर कीजिएगा। आपने आपने कब मैनेजमेंट से पूछा कि इस चीज पर आपका क्या कंट्रोल है कि जब भी कोई कस्टमर आता है तो सबसे पहले सेल्स पर्सन ऑथराइज्ड कस्टमर लिस्ट के अंदर उसका नाम चेक करता है। आपने मैनेजमेंट से पूछा, मैनेजमेंट ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल चेक करता है। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो पास्ट में चेक करता रहा है? मैनेजमेंट कहेगी एक काम करें आप मेरे साथ आप लोग चले अभी और चलकर देखें कि क्या वो नाम चेक करता है या नहीं करता। मैं उसके पास गया, मेरे सामने तो वो सारे नाम चेक करेगा। मेरे सामने तो वो सारे नाम चेक करेगा। क्यों? क्योंकि सर ऑडिटर आए हुए हैं, ऑडिटर तो, उनसे तो डरना चाहिए। तो मसला क्या है कि मेरे अलावा करता ही नहीं करता, तो मैं कैसे चेक करूं? मैं एक सिंपल सा काम करूंगा कि मैं पुराना एक सेल्स ऑर्डर उठाऊंगा और इस सेल्स ऑर्डर में जो नाम आ रहा होगा मैं उसका नाम चेक करूंगा। कहां पर? ऑथराइज कस्टमर लिस्ट के अंदर। कि ये जो बंदा है जिसको आज से 6 महीने पहले सेल करी गई थी, क्या ये क्या ये बंदा ऑथराइज कस्टमर लिस्ट में था या नहीं था उस वक्त? मैं ये नाम चेक कर लूंगा। कंट्रोल वीकनेस क्या है कि सर शायद कोई ऑथराइज कस्टमर लिस्ट ही ना बन रही हो। इसका पॉसिबल इफेक्ट क्या है? मकसद, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान यह है कि शायद आप सेल कर दें किसी ऐसे बंदे को जो हमारे ऑथराइज कस्टमर ही नहीं था, हमारा ऑथराइज कस्टमर ही नहीं था। रिकमेंडेशन क्या है कि यहां पर आपने एक ऑथराइज कस्टमर लिस्ट बनानी होती है। ये कंट्रोल समझ में आया? दूसरा रिस्क है मेरे पास दूसरा रिस्क है मेरे पास सेल्स के अंदर। कस्टमर मे बी गिवन प्राइस डिस्काउंट विदाउट ऑथराइजेशन। मैंने बताया हो सकता है कि मेरे पास मेरा जानने वाला है, मैं बोलूं अरे अरे जानिए तो अपनी बिजनेस है, खैर है, बताओ कितना सामान चाहिए? तुम्हारे लिए खास डिस्काउंट है भाई। क्यों है तुम्हारे लिए खास डिस्काउंट? क्यों है तुम्हारे जानने वाले के लिए खास डिस्काउंट? ये भरम कौन दे रहा है? ये भरम दे रहा है सेल्स पर्सन। ये भरम दे रहा है सेल्स पर्सन कि भाई मेरी वजह से आ रहा है, उसको डिस्काउंट दिला दो। तो सर, कस्टमर में बी गिवन प्राइस डिस्काउंट विदाउट ऑथराइजेशन। तो शायद हम कस्टमर को सेल कर दें डिस्काउंट पर कोई ऑथराइजेशन के बगैर। तो इसके लिए तरीका क्या होना चाहिए कि जब भी कोई कस्टमर आता है, हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? हमने ऊपर ऑथराइज कस्टमर लिस्ट में उसका नाम चेक कर लिया।
अच्छा, अब उसने कहा कि भाई मुझे चाहिए लेट से 1,000 टूथब्रश, 1,000 टूथब्रश चाहिए। हमने कहा ठीक है, आपको देते थे 1,000 टूथब्रश। एक की प्राइस है सिस्टम में 10 रुपए, तो कितने का बिल बनेगा? 10,000 का, सिंपल। तो 10,000 रुपए आपका बिल बनेगा। उसने कहा ठीक है, तो यहाँ तो कोई मसला नहीं आया। मसला कहाँ पर आया? उसने कहा कि यार कुछ डिस्काउंट तो दिलवाओ। तो उस बंदे ने कहा, अरे अच्छा कोई बात नहीं यार, तुम्हारे लिए 7 रुपए। तो बिल कितना हो गया अब? 7,000 रुपए का। बिल कितना हो गया? 7,000 रुपए का। भाई किस खुशी में आपने उसको डिस्काउंट दिया? अरे सर वो जानने वाला है मेरा। तो ये जो हरकत हुई यहाँ पर, कि 10 रुपए की चीज 7 रुपए में आपने अपनी मर्जी से बेच दी, तो 3,000 रुपए का नुकसान किसको हुआ? कंपनी को। 3,000 रुपए का नुकसान किसको हुआ? कंपनी को। तो इसके लिए हमने कहा अच्छा, अगर कोई ऐसा केस आता है, कोई आपसे कहता है कि भाई मुझे डिस्काउंट दिलाओ, आप बोलेंगे ठीक है, 1 मिनट ठहरे, मैं अपने मैनेजर से अप्रूवल ले लूं जरा। तो उस सेल्स डिपार्टमेंट में जो सेल्स हेड होगा, जो सेल्स हेड होगा, आप उससे परमिशन लेंगे कि क्या क्या मैं इस पर्सन को डिस्काउंट दे दूं। सेल्स हेड की जिम्मेदारी है फिर वो। सेल्स हेड की जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है? क्योंकि फिर महीने के आखिर में या साल के आखिर में जब हम देख रहे होंगे ना, एक कंपनी, क्योंकि अगर आपको याद हो, जो डिस्काउंट्स आप लोग दे रहे होते हैं खासतौर पे ट्रेड डिस्काउंट, ये कौन सा डिस्काउंट होगा? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सेल्स के अंदर नहीं आ रहा होता। ट्रेड डिस्काउंट सेल्स के अंदर नहीं आ रहा होता। तो अगर हम किसी को डिस्काउंट्स दे रहे होंगे तो अल्टीमेटली मेरी सेल्स कम हो रही होगी। तो जब मेरी सेल कम हो रही होगी, तो आखिर में ये जवाब कौन देगा? सेल्स हेड। तो हाँ, सेल्स हेड की मर्जी से आप दे दो, ठीक है। फिर सेल्स हेड जवाब देगा ना कि भाई सेल्स कम क्यों हुई? ये आपने अननेसेसरी इनवॉइस पे तो 10,000 रुपए आ रहे थे, ये 7,000 रुपए के डिस्काउंट किस खुशी में जा रहे हैं? 3-3 हजार के डिस्काउंट किस खुशी में जा रहे हैं? तो सेल्स हेड बैठकर खुद सीईओ को, सीएफओ को जवाब देगा। कस्टमर शुड नॉट बी गिवन प्राइस डिस्काउंट विदाउट ऑथराइजेशन, कोई ना कोई ऑथराइजेशन होनी चाहिए। Authorized price list which is authorized and approved by higher management other than sales department। तो इसका सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए? इसका सबसे पहला तरीका ये होगा कि हर कंपनी की एक होती है ऑथराइज्ड प्राइस लिस्ट। लेट से नेस्ले, नेस्ले के जो वाटर बॉटल है उसकी प्राइस लिस्ट उनके पास एक अदद फिक्स होगी कि हमारी वाटर बॉटल जो हम उसको सेल करेंगे, रिटेलर की बात नहीं कर रहा मैं, रिटेलर की जो प्राइस होती है वो तो लिखी हुई होती है डब्बे के पीछे। जो हम सेल करेंगे होलसेलर को, वो बेचेंगे 100 रुपए की बोतल, फिर कस्टमर को वो 150 तक की जा रही होगी, खैर जो भी। तो हम ये बेचेंगे 100 रुपए की एक बोतल, किसको? होलसेलर को। हम जूस बेचेंगे 90 रुपीज का, और हम योगर्ट बेचेंगे 150 रुपए का। तो हमारी एक ऑथराइज प्राइस लिस्ट बनी हुई है। तो अब जब भी कोई कस्टमर आएगा, तो सेल्स पर्सन सिलेक्ट करेगा वाटर, तो उसको 100 रुपए की प्राइस पर ही बेच रहा होगा। ओके। तो एक ऑथराइज प्राइस लिस्ट बन रही होगी कि भाई पानी की प्राइस 100 रुपए, जूस की प्राइस 90 रुपए। तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि कोई अगर स्पेशल डिस्काउंट मांगेगा, तो हम बोलेंगे ठीक है, हम आपको एक स्पेशल ऑथराइजेशन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? एक स्पेशल ऑथराइजेशन, वरना हम आपको अपनी मर्जी से डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो अब रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि शायद कोई ऑथराइज प्राइस लिस्ट ना बन रही हो या डिस्काउंट ऑथराइज ना जा रहा हो। सिंपल सी बात है। अब इसके लिए कंट्रोल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? एक ऑथराइज प्राइस लिस्ट बननी चाहिए, जो कि हायर मैनेजमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट के अलावा, क्योंकि देखें वो तो सेल कर रहा है, वो तो अपनी मर्जी के सेलिंग प्राइस रख लेगा कि भाई मैं जो हूँ अपने जानने वालों को इतने में सेल करूंगा, और मेरे जानने वालों के अलावा जितने भी लोग हैं उनके लिए महंगी होगी ये चीज। तो वरना वो तो अपने हिसाब से पैसे डिसाइड करेगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये अपर मैनेजमेंट डिसाइड करे कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए। तो हमारे पास ये एक अदद कंट्रोल एक्टिविटी बनी हुई होगी। अब
जरा गौर कीजिएगा, कंट्रोल क्या होगा कि जैसे ही कोई कस्टमर आएगा, ऑथराइज कस्टमर लिस्ट में होगा उसका नाम, तो हम उसको सेल करते हुए जो प्राइस डिसाइड करेंगे वो कहाँ से लेंगे? ऑथराइज प्राइस लिस्ट में से। अब इस चीज को आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि पिछले एक साल के अंदर जितने भी सेल हुई है, वो सेल ऑथराइज्ड प्राइस लिस्ट के हिसाब से हुई है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? एक सिंपल सा काम करूंगा मैं 10 सेल्स ऑर्डर का सैंपल सिलेक्ट करूंगा। याद होगा पहले भी करता था, लेकिन पहले मैं किस नियत से कर रहा होता था? पहले मैं सेल्स ऑर्डर का सैंपल इस नियत से लेता था, या कोई भी जीडीएन लेता था, या कोई भी सेल्स इनवॉइस लेता था, इस नियत से ले रहा होता था कि क्या उसके ऊपर जो अमाउंट आ रहा है वो सही से रिकॉर्डेड है नहीं है। फिर मैं ये देखता था कि क्या वो रिकॉर्डेड अमाउंट सही से आ रहा ही नहीं आ रहा, क्या इसके अगेंस्ट एंट्री बनी नहीं बनी। अब मैं ये नहीं देख रहा, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो 100 रुपए की प्राइस आ रही है, ये 100 रुपए की प्राइस ऑथराइज्ड है या नहीं? ये 100 रुपए की प्राइस ऑथराइज्ड प्राइस लिस्ट से मैच कर रही है या नहीं? मैं ये चीज चेक करूंगा। इंस्पेक्ट सेल्स ऑर्डर एंड ट्रेस द प्राइस टू ऑथराइज प्राइस लिस्ट। आप सेल्स ऑर्डर उठाएं और देखें कि सेल्स वाले बंदे ने जो प्राइस ली है वो क्या ऑथराइज प्राइस लिस्ट से ली है या नहीं ली। फिर मेरे पास एक अदद रिस्क है कि शायद सेल्स ऑर्डर क्या हो, अप्रूव ना हो। मतलब कि मैंने देख लिया नाम आ रहा है नहीं आ रहा, मैंने देख लिया कि प्राइस लिस्ट सही से, प्राइस जो है वो मैंने प्राइस लिस्ट से ले लियो। तीसरा मसला ये है कि शायद सेल्स ऑर्डर सेल्स ऑर्डर मैंने अपनी मर्जी का बना लिया हो, मतलब मैंने उस पर क्रेडिट टर्म्स अपनी मर्जी के डाल दिए। पता नहीं कि मैंने कस्टमर को वेरीफाई किया भी या नहीं किया। अगर एक याद करें, यहां से याद करें, जो मैंने आपको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वाली बात बताई थी कि कंट्रोल तो है, लेकिन उस कंट्रोल को सही से इंप्लीमेंट कराने के लिए मैं एक और कंट्रोल लगाता हूं, दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। एक काम को अगर दो बंदे करेंगे ना, तो फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। एक बंदा काम करेगा, दूसरा बंदा उसे रिव्यू करेगा। एक बंदा प्रिपेयर करेगा, दूसरा बंदा उसे रिव्यू कर रहा होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? जरा सोचिएगा। अगर मैं अकेला सारे काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास इख्तियार है, मैं फ्रॉड कर सकता हूँ, किसी को जवाब नहीं देना। लेकिन अगर मैं और लाइबा एक काम कर रहे होंगे ना, तो शायद मेरा ईमान डगमगा जाए, लेकिन लाइबा रोक देंगी कि नहीं नहीं सर, सॉरी, मैं आपको ये गलती नहीं करने दूंगी। या शायद लाइबा ही हरकत करने लगे तो मैं उन्हें रोक दूं कि नहीं सॉरी, मैं रिव्यूअर हूं तो मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगा। तो दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के एक काम के लिए दो बंदे लगा दिए जाएं। तो अब सेल्स ऑर्डर बन तो गया, किसने बनाया? प्रिपेयरर ने, मिसाल के तौर पे लाइबा ने। लेकिन लाइबा ने कहा सर एक काम करते हैं कि ये बंदा जो है ना, ये हमें ऊपर पैसे दे रहा है, बस इसका नाम ऑथराइज्ड कस्टमर की लिस्ट में नहीं है, इसको सेल कर दें, आप रिव्यू करें, छोड़ें, आगे चलाते हैं, हिस्सा मिलेगा हमें। मैंने कहा सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर यहां पर ये वाला कंट्रोल नहीं होता, तो शायद मिस लाइबा ये काम खुद ही से कर लेती। लेकिन हमने यहाँ पर ये कंट्रोल लगाया ताकि ये ऐसी कोई हरकत ना कर सके। तो रिस्क क्या है? सेल्स ऑर्डर माइट नॉट बी अप्रूव्ड। शायद सेल्स ऑर्डर क्या हो, अप्रूव ना हो। कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्स ऑर्डर शुड बी ऑथराइज्ड अप्रूव्ड बाय सेल्स मैनेजर। तो एक सेल्स मैनेजर होगा जो कि क्या करेगा, आपके सेल्स ऑर्डर को अप्रूव करेगा। मेरी कंट्रोल एक्टिविटी क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ऑल द सेल्स ऑर्डर आर प्रिपेयर्ड बाय वन पर्सन। एक बंदा बनाएगा एंड दूसरा बंदा उसे क्या करेगा, अप्रूव करेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या परफॉर्म करूंगा मैं इसके लिए? मैं सैंपल लूंगा सेल्स ऑर्डर में से और चेक करूंगा कि क्या जो ऑर्डर्स हैं वो ड्यूली अप्रूव्ड हैं सेल्स मैनेजर से या नहीं। सिंपल सी बात है, मैंने ये देखने हैं कि जितने भी सेल्स ऑर्डर ड्यूरिंग द ईयर बने हैं, क्या वो सेल्स ऑर्डर क्या वो सेल्स ऑर्डर
अप्रूव्ड है या नहीं है? अप्रूव्ड है या नहीं है? तो मैं सेल्स ऑर्डर के सैंपल लूंगा। याद करिएगा, शायद मैं कहीं पहले भी लेता रहा हूँ, सेल्स ऑर्डर दिखाओ, जीडीएन दिखाओ, सेल्स इनवॉइस दिखाओ। लेकिन वहां पर मैं क्यों लेता था, फिर बता रहा हूँ। वहां पर मैं लेता था ये वेरीफाई करने के लिए कि ये अमाउंट और जो रिकॉर्डेड अमाउंट है, क्या ये दोनों अमाउंट मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या ये इनवॉइस एग्जिस्ट करती है नहीं करती, क्या ये अमाउंट अकर हुआ भी है नहीं हुआ, क्या ये अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ, कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए। तो मैं इस तरह की हरकतें करता था। लेकिन आज मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। आज मैं इस डॉक्यूमेंट पर यह देखना चाह रहा हूं कि क्या ये सेल्स ऑर्डर अप्रूव्ड है भी या नहीं, अप्रूव्ड है भी या नहीं। Sales order are not signed and approved by head of sales department. Sales order जो है वो head of sales department ने शायद अप्रूव ना किए हो, ये कंट्रोल वीकनेस है यहाँ पर। इसका पॉसिबल इफेक्ट क्या है? पॉसिबल इफेक्ट इसका यह है कि फ्रॉड एंड एरर, शायद अनऑथराइज्ड सेल्स कर दी जाए। अनऑथराइज्ड सेल्स माइट बी मेड विदाउट अप्रूवल, और देयर माइट बी एन एरर इन सेल्स ऑर्डर विच माइट गो अनडिटेक्टेड। तो शायद शायद कोई अनऑथराइज्ड सेल्स कर दी जाए ऐसे लोगों को जिनको सेल नहीं करनी थी, और क्योंकि एक बंदा रिव्यू करने वाले की जगह पे नहीं था, तो प्रिपेयरर ने अपनी मर्जी कर ली। यहां तक कोई सवाल? अगला मसला, अगला मसला है कि सर शायद, शायद आपने कस्टमर्स ये तो देख लिए कि ऑथराइज कस्टमर लिस्ट में नाम आ रहा हो, आपने ये तो देख लिए कि प्राइस लिस्ट उनकी ऑथराइज्ड है या नहीं है, प्राइस जो वो ले रहे हैं वो ऑथराइज प्राइस लिस्ट से ले रहे हैं नहीं ले रहे। सर हो सकता है कि उनको उनकी क्रेडिट लिमिट से ज्यादा की गुड्स बेच दी हो, उनको उनकी क्रेडिट लिमिट से ज्यादा की सप्लाई दे दी हो। क्योंकि यूजुअली होता ये है कि हमारे पास हर बंदे की हैसियत के हिसाब से हम उसको क्रेडिट लिमिट देते हैं कि भाई यूनिलीवर का एक, यूनिलीवर का नहीं खैर, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका नाम है पॉपुलर। सही है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इसको जब कोई गुड सप्लाई करेगा ना, तो वो अच्छी खासी क्रेडिट लिमिट दे देगा, मतलब शायद 10 मिलियन की, 5 मिलियन की, कि भाई तुम इतना महंगा भी माल उठा सकते हो, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझ या आप जैसा बंदा एक डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप खोले, होलसेलर बने, और मुनीब साहब उसके पास गए, तो क्या उनको भी ये इतने की ही क्रेडिट लिमिट देगा? बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे शायद बोले कि यार आप तो 5 लाख रुपए से ज्यादा की गुड्स नहीं खरीद सकते एट अ टाइम, 5 लाख की गुड्स खरीदो और ये पे करो, फिर उसके बाद मजीद क्रेडिट लिमिट हम आपको दे सकते हैं। तो आपका उधार मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 लाख। पॉपुलर का कितना हो सकता है? 10 मिलियन तक जा सकता है। तो सर शर्त क्या है कि शायद, शायद हुआ ये हो कि मुनीब अख्तर को हमने सेल कर दियो, कितने की? 7 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट पर। तो क्या यहाँ पर रिस्क है कोई? बिल्कुल सर, रिस्क ये है कि फिर मुनीब अख्तर की हैसियत नहीं है लौटाने की। तो जब मुनीब की हैसियत नहीं है लौटाने की और आपने उसे सेल कर दी, तो अल्टीमेटली आगे जाकर ये आपका बैड डेट एक्सपेंस बनेगा, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। बात समझ आई? कंट्रोल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? अमाउंट ऑफ सेल्स शुड बी विद इन
क्रेडिट लिमिट, तो हम जब भी किसी कस्टमर को सेल करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या उसका अमाउंट क्रेडिट लिमिट के अंडर आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑथराइज्ड क्रेडिट लिमिट विच इज ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय हायर मैनेजमेंट अदर देन सेल्स डिपार्टमेंट। ये बार बार सेल्स डिपार्टमेंट को अदर देन में क्यों रखा है? जरा सोचें, मसला ही तो सेल्स डिपार्टमेंट का है। अगर हमने सारे इख्तियारात सेल्स डिपार्टमेंट को दे दिए तो तभी तो वो ये अपनी मर्जी करने लगेंगे। तो अल्टीमेटली मैं एक और कंट्रोल भी यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। मैं ये कह रहा हूँ कि इवन ये जो ऑथराइज कस्टमर लिस्ट बन रही है या ऑथराइज प्राइस लिस्ट बन रही है या ये क्रेडिट लिमिट बन रहा है, ये काम, ये लिस्ट वाले काम भी कौन करेगा? सेल्स डिपार्टमेंट नहीं करेगा। इनमें भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होगी। ये लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी किसी और की होगी, अप्लाई करने की जिम्मेदारी किसी और की होगी। इंस्पेक्ट सेल्स ऑर्डर एंड ट्रेस द नेम ऑफ कस्टमर्स टू ऑथराइज कस्टमर लिस्ट। अब आपको क्या करना पड़ेगा? खैर यहाँ पर ये कंट्रोल एक्टिविटी में गलत वाली बात लिखी है। आपने ये देखना है उठाकर कि जिस पॉइंट पर ये सेल हो रही है, यहाँ पर ये कंट्रोल एक्टिविटी टेस्ट ऑफ कंट्रोल गलत लिखा है। यहाँ पर सही टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा मैं वो बताता हूँ आपको। आप क्या करेंगे, आप कोई भी सेल्स ऑर्डर का सैंपल उठाएंगे और उठाकर देखेंगे कि हमने उसको इस पॉइंट पर कितने की सेल करी, लेट से 1 लाख रुपए की। ठीक है। और हम देखेंगे उस पॉइंट पर उसका पुराना क्रेडिट कितना था, लेट से 2 लाख रुपए। तो इसके पास अभी इस सेल से पहले अवेलेबल क्रेडिट लिमिट कितनी हुई? अवेलेबल क्रेडिट लिमिट कितनी हुई? इसकी थी 5 लाख रुपए। 2 लाख रुपए अवेल कर चुका है ऑलरेडी। तो इसके पास अभी क्रेडिट लिमिट बची हुई कितनी है? क्योंकि अभी इसने 2 लाख रुपए वापस नहीं किए, इसकी है 3 लाख रुपए। तो ये 3 लाख तक की गुड्स खरीद सकता है इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मैं चेक कर रहा हूँ। मैंने जाकर देखा कि इसको सेल हुई 1 लाख की। हाँ सर ठीक है। फिर जाकर देखा 2 लाख की और हुई, ये भी जायज है। फिर जाकर मैंने देखा ये पैसे आए नहीं है और मजीद 50,000 रुपए की सेल कर दी। तो मैंने कहा यहाँ पर ये कंट्रोल वीकनेस है। ये क्या है? ये कंट्रोल वीकनेस है। क्योंकि आपने एक कंट्रोल लगाया हुआ है कि आप जब भी कस्टमर को सेल करेंगे तो यहां पर इसकी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसकी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो आप इसको इसके बाद सेल नहीं कर सकते। पहले आपको पुराने पैसे क्लियर करवाने, फिर आप उसको मजीद सेल करेंगे, अदरवाइज आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कंट्रोल ब्रीच हो रहा है। तो याद होगा आप लोगों को, मैं कहता था ना कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का जवाब इन इफेक्टिव आ रहा है या कंट्रोल्स इनइफेक्टिव है, इनएफिशिएंट है। तो वो यही सिनेरियो होता है कि कंट्रोल्स हैं लेकिन सही से काम नहीं कर रहे। तो मेरा तो मकसद ही फौत हो गया। यहाँ पर इसको 5 लाख रुपए से ज्यादा की सेल नहीं करनी थी और हमने 5.5 लाख की कर दी, और पता नहीं आगे कितने की हुई होगी। कंट्रोल वीकनेस क्या है कि शायद कोई ऑथराइज्ड क्रेडिट लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो। रिकमेंडेशन क्या है कि आपको एक ऑथराइज्ड क्रेडिट लिमिट बनानी चाहिए और फिर सेल्स करने वाला बंदा हमेशा उस लिमिट को चेक करेगा। अब अभी तक हमने जो बातें की उसमें मैं एक बात बताऊं आप लोगों को। ये अभी तक जितने भी काम हुए हैं ना, अब अक्सर काम जो है ना ये वाले, ये सिस्टम पे चलेगा। सिस्टम पे चलेगा क्या मतलब? एक अदद सिस्टम होता है जिसमें आप जब सेल्स करने जाते हैं तो उसमें आप नाम सेलेक्ट करते हैं पॉपुलर। तो अल्टीमेटली ऑथराइज कस्टमर लिस्ट वाली बात ही खत्म हो गई। अगर ये सिस्टम पे काम हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मैनुअली हो रहा है तो फिर तो आप जाकर सवाल करेंगे। लेकिन अगर मैं एंटिटी का रिस्क एनवायरनमेंट तब्दील कर दूं, जरा गौर कीजिएगा, तो फिर कंट्रोल भी तरीका चेंज हो जाएगा। तो उस पॉइंट पर जब सिस्टम में ये सारा काम हो रहा है, तो सर सिस्टम में एक चीज होगी कि वो पूछेगा किसको सेल करनी है, पॉपुलर को। ठीक है। तो मतलब मेरा ऑथराइज्ड कस्टमर है, तभी तो सिस्टम में आ रहा है। सही है। फिर मसला आया प्राइस का कि सर क्या इसको ऑथराइज प्राइस पर सेल की जा रही है, नहीं की जा रही। तो जब मैंने पॉपुलर को कहा कि मुझे इसको वाटर बॉटल्स बेचनी है, जैसे ही प्राइस जैसे ही मैंने वाटर बॉटल सिलेक्ट की, ऑटोमेटिकली आगे 100 रुपए लिखे हुए आ गए। क्यों? बैक एंड पर सिस्टम ने खुद ही 100 रुपए उठाए और यहां पर पेस्ट कर दी।
तो क्या यहाँ पर ऑथराइज प्राइस लिस्ट से मैच करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी सर, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है बैकएंड पर। ये सारे काम करने के बाद रिस्क ये था क्रेडिट लिमिट का, कि इसकी टोटल इनवॉइस बन रही है 10,000 की। तो अगर इसकी क्रेडिट लिमिट 12,000 होगी तो सिस्टम बना देगा, लेकिन अगर इसकी क्रेडिट लिमिट 9,000 होगी तो सिस्टम ये इनवॉइस रिजेक्ट कर देगा। सिस्टम ये इनवॉइस क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा कि नहीं भाई, मैं इस इनवॉइस को प्रोसेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो क्रेडिट लिमिट से ही एक्सीड कर रहा है। तो जब ऐसा सिनेरियो आएगा, तो उस सूरत में आप सिर्फ इंटरनल कंट्रोल्स नहीं, बल्कि इसका अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे दैट इज आईटी कंट्रोल्स, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा। तो फिर हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या ये 100 रुपए ऑथराइज प्राइस लिस्ट में आ रहे हैं नहीं आ रहे। सर शायद आ रहे हो। हम ये नहीं देखेंगे क्या पॉपुलर का नाम ऑथराइज कस्टमर लिस्ट में आ रहा है नहीं आ रहा। शायद ना आ रहा हो या आ रहा हो। ये काम तो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। हम ये भी देखेंगे कि बैक एंड पर जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम में इस सिस्टम में कौन कौन छेड़छाड़ कर सकता है, किस किस के पास राइट्स एक्सेस हैं इसमें घुसने के, कौन कौन है जो इसमें छेड़छाड़ कर सकता है, क्या इसमें कोई अमेंडमेंट कर सकता है नहीं कर सकता। एक बार अगर ऑथराइज कस्टमर लिस्ट अपडेट कर दी, तो क्या पॉपुलर का नाम रिमूव हो सकता है नहीं हो सकता। एक बार अगर प्राइस एंटर कर दी, तो क्या उसकी रिवीजन हो सकती है नहीं हो सकती। अगर रिवीजन हो सकती है तो कौन कर सकता है। तो ये वाले काम हम कहाँ देख रहे होंगे? आईटी कंट्रोल्स वाले चैप्टर के अंदर। अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इंटरनल कंट्रोल्स। कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं चल रहा, यहाँ पर ये सारे काम आज से 90 साल पहले मैनुअली तरीके से हो रहे हैं। बात समझ आई? ये सारी बात बताने का मकसद ये था कि कहीं ना कहीं हमारे साइड में ये सवाल आए कि सर, ये काम अब तो ऐसे नहीं होते, ये तो सिस्टम पे होते हैं सारे काम। तो बिल्कुल, जब सिस्टम इन्वॉल्व होगा तो आईटी कंट्रोल्स भी साथ में आ जाएंगे। वो हम इसके बाद पढ़ रहे होंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। पैटर्न समझ में आया कि हम लोग किस पैटर्न पे इंटरनल कंट्रोल सीख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और मजीद डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।